नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माया नौकरानी। बुढ़िया कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे कमरे में बैठ के लेकर आओ। सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक मेरी चाय बनाकर नहीं लाई। तुम्हें पता है मुझे सुबह सुबह बैठ के पीने की आदत है, उसके बाद ही मेरी आँख खुलती है। हड़बड़ाती हुई रमा जी रसोई में बहू की चाय छान रही है और आवाज़ देती है, बस बहू अभी ला रही हूँ। जैसे रमा जी कमरे में चाय लेकर गई तो बहू आगे तैरते हुए कहती है, बुढ़िया तुम्हें पता है मुझे सुबह 9 बजे बेड टी चाहिए होती है और आज तुमने 9:15 बजा दिए। क्या कर रही थी अभी तक? वो बहू आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए देर तक सोती रही। ताने मारते हुए बहू कहती है, देख रही हो अपनी माँ को? बुढ़िया मेरी नकल करने की कोशिश करती है। मैं 9 बजे तक सोती हूँ तो देखो आज तुम्हारी माँ भी लेट तक सोने की कोशिश कर रही है। हमेशा बुढ़िया सुबह 9 बजे ही सोकर उठ जाती थी। लगता है मेरा असर हो रहा है, लेकिन बुढ़िया तुम्हारा ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम 9 बजे तक सोओगे तो घर के काम धाम कौन करेगा? इस घर में सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे, इसलिए चुपचाप से सुबह 6 बजे उठ जाया करो। मुझसे काम की उम्मीद मत करना। नकल कर रही हो, कल को मेरी सारी नकल करने की कोशिश करोगी। क्या क्या नकल करोगी मेरी? मैं तो नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, क्या कभी ज़िंदगी में पैसे कमा पाओगी? ना बहू, मैं तुम्हारी कोई नकल नहीं कर रही थी। सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देर से जागी हूँ। हाँ, अब जाओ, इस कमरे से मेरे सर पे खड़ी रहोगी क्या? छत पे कपड़े पड़े हैं, उनको उठा लाओ, रात भर से छत पे ही सूख रहे हैं। बहू की बात सुनकर बेचारी रमा जी छत पे चली गई। थोड़ी देर में बहू को आवाज़ देते हुए कहती, बहू छत का दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। अरे बेटा दीपक, बहू नहीं सुन रही तो तुम ही सुन लो, कब से आवाज़ दे रही हो, कोई सुन नहीं रहा। सर्दियों का समय है, बारिश के पानी से पूरी तरह भीग गई हूँ, बहुत तेज ठंड लग रही है, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो। कमरे में बैठी हुई बहू बड़बड़ाते हुए पति दीपक से कहती है, मैं माँ से फ़ोन पर बात कर रही हूँ, जाकर दरवाज़ा खोल दो। लैपटॉप पे काम कर रहा दीपक कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, जाकर दरवाज़ा खोल दो। दोनों दरवाज़ा खोलने की बात एक दूसरे पर टाल रहे हैं, लेकिन किसी को यह भी नहीं लगता कि माँ जी भरी सर्दी में बारिश के पानी से भीग रही है, उनका क्या हाल हो रहा होगा। बहू बेटा कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। बेचारी रमा जी बहुत देर तक छत पे खड़ी खड़ी बारिश में भीगती रही। एक हाथ में समेटे हुए कपड़े हैं जो कि छत पे सूख रहे थे, दूसरे हाथ से फिर से वो दरवाज़ा को पीटने लगती है, कोई दरवाज़ा खोल दो, कब से छत पे भीग रही हूँ। सर्दियों का मौसम में बारिश की वजह से एकदम ठंडी हवा चलने लगी, लेकिन बहू बेटा तो अपने कमरे में ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो बहरे हो गए, किसी को सुनाई नहीं दे रहा हो। इतनी जोरों की बिजली कड़क रही थी कि बिजली की आवाज़ को सुनकर कोई भी डर जाए। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। रमा जी सीढ़ियों पे ही कपड़ों को लेकर बैठ जाती है। तभी डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर तानिया बड़बड़ाने लगती है कि पता नहीं ऐसी बरसात में कौन आ गया है, बारिश में भी किसी को चैन नहीं है और ये बुढ़िया अभी ऊपर छत पे कपड़े लेने गई है, इसको भी दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं बोल सकती हूँ, मुझे उठकर जाना पड़ेगा। वो मनाते हुए तानिया दरवाज़ा खोलने के लिए आती है तो चौंक जाती है, क्योंकि दरवाजे पे रमा जी की बेटी सालू खड़ी हुई है, जिसे देखकर तानिया हड़बड़ा जाती है। कहती, दीदी आप, वो भी ऐसी भरी बारिश में? आने से पहले एक बार फ़ोन तो कर देते। हाँ भाभी, मैं इधर बाजार आई थी, इतनी तेज़ बारिश होने लगी तो बीच में ही फंस गई। सोचा घर आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाला घर बाजार से बहुत दूर है और यह घर नज़दीक है, इसलिए इधर आ गई। जैसे ही बारिश बंद होगी मैंने लखन को फ़ोन कर दिया है, वो मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। अब भाभी दरवाजे पे खड़े खड़े ही मुझसे सारे सवाल पूछ लोगे या अंदर भी आने के लिए कहोगे। हंसते हुए सालू ने कहा, तो बेमन से ही सही। तानिया ने अपनी नज़र से अंदर आने के लिए बोला। घर के अंदर आते ही सालू सीधा माँ के कमरे में गई, क्योंकि बारिश में उनके कपड़े भीग गए थे
और माँ के कमरे में उसके कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे। दरअसल सालू का मायका और ससुराल एक ही शहर में है। कमरे में जाते ही सालू चारों तरफ अपनी माँ को आवाज़ देती है, बाथरूम भी चेक कर लेती है, लेकिन उसे माँ दिखाई नहीं दी। तो भाभी से आकर पूछा, भाभी माँ कहाँ है? सालू पूरे घर में माँ माँ कहती हुई पुकार रही है। बेटे की आवाज़ रमा जी के कानों में पड़ती है। रमा जी दोबारा पूरे जोश के साथ दरवाज़ा पीटने लगती है। सालू भागकर छत पर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है बारिश की वजह से माँ पूरी भीग गई है, डर से थर-थर काँप रही है। हाथों से कपड़े छूटकर छत पे गिर गए जो पूरी तरह से पानी में भीग चुके थे। माँ की ऐसी हालत देखकर सालू घबरा जाती है। सालू बड़ी ही सावधानी से हाथ पकड़ के सीढ़ियों से उतार कर माँ को कमरे में लाई। माँ ऊपर तुम क्या कर रही थी और बारिश में क्यों भीग रही थी? तुम्हें पता है पहले ही तुम अस्थमा के मरीज हो, इतनी देर तक पानी में रहोगे तो तुम्हारी सांस बढ़ जाएगी। पर अभी भी देखो तुम्हें सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है। कब कबाते हुए रमा जी कहती है, बेटा मैं तो कब से बहू को आवाज़ दे रही थी, पता नहीं छत का दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, कौन बंद कर गया, कितना दरवाज़ा पीटा लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। पिछले आधे घंटे से बारिश में भीग रही हूँ। यह सुनकर सालू भाभी की तरफ देखती है तो तानिया बातें बनाते हुए कहती है, क्या दीदी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? किसी ने दरवाज़ा जानबूझकर बंद नहीं किया है, कोई ऐसा क्यों करेगा? इतनी तेज हवा चल रही थी, दरवाज़ा हवा की जोर से बंद हो गया होगा, कोई दरवाज़ा क्यों बंद करेगा? नहीं भाभी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बस यह कह रही थी कि माँ ने इतनी बार आवाज़ दी थी, आपको सुनाई नहीं दी। अब दीदी इतनी तेज बिजली कड़क रही थी, मैं तो खुद ही कमरे में बैठी थी, मुझे क्या पता कि माँ जी ऊपर कपड़े लेने गई है और इनका भी कोई समय नहीं होता, किसी भी समय छत पे कपड़े लेने चली जाती है। तानिया झूठ बोल देती है, जबकि उसी ने ही रमा जी को छत पर कपड़े लेने के लिए भेजा था। इतना कहकर तानिया रसोई में बड़बड़ाते हुए चाय बनाने के लिए चली जाती है। सालू खुद भी कपड़े बदलती और माँ को भी कपड़े बदलवा देती है। कहती है, माँ तुम इधर ही रजाई उठकर लेट जाओ, भाभी ने चाय बना दी हो कि आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सालू जब रसोई में चाय लेने के लिए गई तो देखा तानिया अपने लिए चाय बना चुकी थी और कमरे में बैठी बैठी तानिया और दीपक दोनों ये चाय पी रहे थे। लेकिन तानिया ने सालू और रमा जी के लिए चाय नहीं बनाई थी। सालू को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और कहती है, भाभी आपने मेरे और मेरी माँ के लिए चाय नहीं बनाई? तो बहाना देते हुए तानिया कहती है, वो दीदी मेरी चाय का टाइम हो गया था इसलिए मैंने बना लिया और आपको तो कपड़े बदलने में बहुत टाइम लग गया, तो अब आप भी अपनी चाय खुद बना लीजिए। मेरे ऑफिस का कुछ काम आ गया है, मैं वही करने जा रही हूँ। अब माँ की तरह मैं फ्री नहीं हूँ कि कभी भी कुछ भी काम करने लगूँ। एक फिक्स टाइम पर सारे काम करने होते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबके काम करते फिरूँ। सालू एक नज़र अपने भाई दीपक की तरफ देखती है जो कि अभी तक अपने लैपटॉप में ही नजरें गड़ाए हुए हैं। उसने तो शायद ध्यान से सुना ही नहीं कि तानिया ने क्या कहा। नाराज होती हुई सालू रसोई में गई और अपनी माँ के लिए चाय बनाती है। सालू माँ से कहती है, माँ भाभी ने सब अपने लिए चाय बनाई थी तो एक कप चाय आपके लिए भी बना देती, कितना समय लगता है उसमें, थोड़ी देर में आप चाय उसे गर्म करके पी लेती। लेकिन एक कप चाय बनाने में भाभी को इतनी दिक्कत है। तो रमा जी जो कि बहू के स्वभाव से अच्छे से वाकिफ़ है कहती है, छोड़ो ना बेटा, आप बहू पर किसने काम होते हैं, उसे घर का काम देखना होता है और ऑफिस का भी काम करना होता है। घर में पैसा बहू बेटा ही कमा रहे हैं, मैं करती ही क्या हूँ, एक कोने में बैठी रहती हूँ। अब थोड़ी बहुत चाय वाय अपने खाने का काम तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। क्या माँ आप अपना खाना खुद ही बनाती हो? हाँ बेटा। बहू सुबह सुबह अपना और बेटे का टिफिन पैक करके ऑफिस चली जाती है, उसके बाद घर का जितना खाना और काम होता है वो मैं समेटती हूँ और अपना खाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ। बहू के पास इतना समय नहीं होता। माँ भाभी
सब्जी तो आपके लिए बना जाती होगी। तब तक तानिया भी यहाँ आती है। रमा जी की जगह सालों के बाद कमल जवाब देते हुए कहती, दीदी हमारी बनाई हुई सब्जी माँ जी नहीं खा पाती है। हम लोग तेल मसाले और मिर्च ज़्यादा खाते हैं और माँ जी को सादा खाना पसंद आता है। अब ना तो हम उसका सादा खाना खा सकते हैं, न ही वो हमारे मिर्च मसाले वाला। मेरे पास सुबह सुबह इतने समय नहीं होते हैं कि मैं दो सब्जियां बना कर जाऊँ, इसलिए मेरे जाने के बाद वो अपना खाना खुद ही बना लेती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, घर पे ही फ्री रहती है, इतना काम तो कर ही सकती है और घर में हम दोनों के पैसे कमाने वाले हैं, तो घर के बाकी सदस्य को हमारे हिसाब से ही चलना होगा। अब माँ तो कुछ पैसे वैसे कमाती नहीं है और ना ही ज़िंदगी में कभी उनसे उम्मीद है कि वो हमें दो पैसे की मदद करेंगे, तो क्या अपने काम करके वो हमारी थोड़ी बहुत मदद नहीं कर सकती है। सानू कहती, लेकिन भाभी घर परिवार में ज़रूरी नहीं कि सभी लोग कमाती हो और फिर माँ को ऐसा क्या आता है जिससे वो नौकरी करेगी। आप आज के ज़माने की पढ़ी लिखी हो इसलिए नौकरी करती हो। माँ के ज़माने में इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, लड़कियों की नौकरी पर उनका ध्यान ही नहीं दिया जाता था। उनकी शादी करना ही घर वालों का एकमात्र उद्देश्य होता था। और हमारे घर में ही क्या, बहुत से घरों में बुजुर्ग पैसे नहीं कमाते हैं तो क्या उनके काम नहीं किए जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि घर के सारे सदस्य पैसे कमाए और वो भी नहीं कि जो पैसे नहीं कमाता है उसे घर से बाहर कर दिया जाए या उसे घर में इज्जत ही न दी जाए। तानिया सालू की बात को अनसुना करके चली जाती है। सालू को इतना तो समझ आ गया था कि उसकी भाभी को अपने पैसे कमाने के या अपनी नौकरी का बहुत ज़्यादा घमंड है और वो उसकी माँ को एक कप चाय तक बनाकर नहीं देती है। सुबह की चाय से लेकर दोपहर का खाना, रात का खाना और शाम की चाय तक अपने लिए माँ खुद ही बनाती है। भाभी उनका यह काम नहीं करती है। आज रमा जी की तबीयत बारिश की वजह से खराब हो गई थी, जिसकी वजह से सालू अपने पति लखन को आने से मना कर देती है और कहती है कि आज वो अपनी माँ के पास ही रहेगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जब तानिया सुनती है कि सालू अपने ससुराल नहीं जा रही है तो उसकी टोड़ियाँ चढ़ जाती हैं। रमा जी से कहती, माँ जी हम दोनों बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, खाना भी बाहर से खा पी कर आएंगे, आप दोनों माँ बेटी अपना बुला लेना। क्योंकि तानिया को लग रहा था अगर सालू रुक जाएगी तो उसके लिए और माँ के लिए खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए बहाना करके वो दीपक को लेकर बाहर खाने के लिए चली जाती है। यह देखकर सालू को बहुत गुस्सा आता है। माँ यह क्या चल रहा है घर में और आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। अभी तो सिर्फ भैया की शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपका यह हाल हो गया है। वो तुम्हें आज अचानक से आ गई तो यह सब देख लिया। क्या बताती बेटा, अब बहू बेटा पैसे कमाती हैं तो मुझे भी उनके हिस्से में रहना पड़ेगा। सालू को समझ में आ जाता है कि उसकी सीधी सादी माँ भाभी से डरती है, इसलिए कुछ भी कहने से उन्हें डर लगता है। सालू रात के खाने में माँ के लिए रसोई में खिचड़ी बनाने के लिए गई तो पीछे पीछे रमा जी भी आ गई। सालू डब्बे से दाल चावल निकालने लगती है तो रमा जी कहती है, बेटा उन डब्बों से दाल चावल मत लो, वह बहू के हैं। क्यों माँ, ये दाल चावल क्यों नहीं लो। अरे बेटा, वो वाली दाल चावल बहू की है, जब उसे बनाना होता है मुझे उनमें से लेने की मनाही है। फिर एक कमरे के एक छोटा सा झोला उठाकर रमा जी ले आए और पॉलीथीन से मूंग की दाल और दूसरे से चावल निकालकर एक थाली में बेटी को दे देती है। मैं यह चावल तो बहुत सस्ते वाले हैं, दाल भी कंकर है, आप यह वाले दाल चावल खाते हो। फिर भाभी के दाल चावल के डब्बे को खोलकर सालू देखती है तो कहती, माँ यह वाले चावल तो बहुत महंगे हैं और आपके चावल बहुत ही सस्ते हैं। भाभी ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं। अरे जाने दो ना बेटा, मुझे ऐसे चावल खाने की आदत पड़ गई है, बहुत तेज भूख लग रही है, तुम कुकर में यही वाले दाल चावल बना दो। सालू के गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती है।
माँ के घर में माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है और इतना भेदभाव हो रहा है। क्या भाई को यह सब दिखाई नहीं देता कि भाभी माँ के साथ कैसे व्यवहार करती है? उनके ही घर में उन्हें पढ़ाई की तरफ पॉलिथीन में दाल चावल रखने के लिए दे दिए हैं। वह रसोई से कोई सामान नहीं उठा सकती है, एक सामान उठाकर इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अपने ही घर में उन्हें पराया कर दिया गया। तभी रमा जी एक स्वेटर लेकर आए और सालू को दिखाते हुए कहती, देखो बेटा, मैंने दामाद जी के लिए कितना सुंदर स्वेटर बनाया है। स्वेटर उनकी बुनाई देखकर सालू दंग रह गए। सफ़ेद और गुलाबी रंग की ऊन से बना वो स्वेटर इतना सुंदर लग रहा था कि मशीन की बुनाई भी उसके सामने फेल थी। माँ, आपने कितना सुंदर स्वेटर बनाया है, और यह वाली बुनाई आपने कहाँ से सीखी? अरे सालू, मुझे तो पता है, मुझे बुनाई का बचपन से ही शौक है। बचपन में मैंने तुम्हें और लखन को अपने हाथ से बने हुए स्वेटर ही तो पहनाए हैं। हाँ माँ, मैंने और भैया ने बचपन में आपके ही हाथ के बने हुए स्वेटर पहने हैं। पड़ोस की आंटी मुझे अपने पास बार बार बुलाती थे आपके हाथ की बुनाई देखने के लिए। सच में आपने बहुत सुंदर स्वेटर बनाया है, और यह स्वेटर अब तक का बनाया हुआ सबसे सुंदर स्वेटर है। थोड़ी देर में खिचड़ी बन जाती है। सालू और रमा जी खिचड़ी को खाकर कमरे में बैठकर बातें करने लगते हैं। बहुत देर तक दीपक और तानिया के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वो दोनों तो शायद मूवी देखने चले गए थे, इसलिए रात के 1 बजे तक घर वापस आ गए। सालू दरवाज़ा खोलने जाती है तो कहती है, भाभी, आप लोग बताकर भी नहीं गए, हम कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें भी नींद आ रही थी। तानिया कहती, अब हमारी कल छुट्टी है, अपनी छुट्टी को एंजॉय करने ना, तुम्हारे चक्कर में हम घर पे ही थोड़ी ना बैठे रहेंगे। सालू रात के 1 बजे भाभी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन तानिया और दीपक को ऑफिस जाना था, इसलिए वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और तानिया रमा जी को जाकर जगा देती है। माँ जी, सोते ही रहोगे, उठकर रसोई में जाओ और कुछ काम धाम भी कर लो। मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए खाना नहीं बना पाऊँगी। मेरे लिए तुम टिफ़िन तैयार कर दो, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। इतना कहकर तानिया नहाने के लिए चली जाती है। इधर रमा जी उठकर रसोई में बहू और बेटे के लिए खाना बनाने लगी। दोनों के टिफ़िन पैक कर देती, और यह सब देखकर सालू से रहा नहीं जाता। वो इस बात तानिया की जगह अपने भाई से कहती कि भैया, यह सब घर में क्या चल रहा है, तुम्हें पता भी है माँ की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम लोगों के लिए टिफ़िन बनाकर पैक किया है। भाभी को पता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, क्या वह जल्दी उठकर खाना नहीं बना सकती थी? पर दीपक के जवाब को सुनकर सालू सन्न रह गई, क्योंकि उसने बड़ी ही उम्मीद से दीपक से कहा था। लेकिन दीपक गुस्साते हुए कहता है, सालू, तुम एक दिन के लिए हमारे घर आई हो, शांति से रहो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। हमारे घर में दखल अंदाजी मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। और फिर माँ को काम ही क्या है, मैं भी ऑफिस जाता हूँ और तानिया भी ऑफिस जाती है। माँ घर पे रहते, क्या हम लोगों के लिए खाना नहीं बना सकते, घर के काम धाम नहीं कर सकते? और तो कुछ माँ करती नहीं है, और इतनी ही तुम्हें माँ की दया आ रही है तो ले जाओ, अपने साथ रखो माँ को। हम माँ की जगह एक नौकरानी रख लेंगे, उससे सारे काम करवा लेंगे। सालू से नौकरानी वाली बात बर्दाश्त नहीं होती और कहती है, भाई, आपको माँ और नौकरानी में फ़र्क नज़र नहीं आता है? माँ की तुलना एक नौकरानी से कर रही हो, शर्म आती है तुम्हें? यह सब कहते हुए कितना प्यार से माँ ने तुम्हें पाला है, और तुम उनकी तुलना एक नौकरानी से कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे जैसे बेटे पर, जो माँ को इज्जत न दे पाते हैं। तभी तानिया भी बीच में कूद पड़ती है, दीदी, सुबह सुबह घर में कला कर दिया, अब जब बात छेड़ी गई तो फिर तुम ही ले जाओ, माँ को रखो अपने साथ। अब हम माँ को अपने साथ नहीं रखेंगे, और तो हमारे घर में माँ के काम करने से इतनी तकलीफ़ होती तो ले जाओ इनको अपने साथ। वैसे भी बुढ़िया मेरी किसी काम की नहीं है,
जब देखो तब बीमार हो जाते हैं। गुस्से में सालू माँ का हाथ पकड़ के कहती, माँ चलो मेरे साथ, अब आप इतना अपमान बर्दाश्त करके इस घर में नहीं रहोगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि दीपक इतना बदल जाएगा। रमा जी बहू बेटे के बदले हुए स्वभाव को देखकर बहुत दुखी थी। हालांकि वो बेटी के घर जाने से संकोच कर रही थी और थोड़ा सा मना भी करती, लेकिन सालू नहीं मानती है और माँ को अपने साथ ले जाती है। दीपक और तानिया अपने घर में 2 नौकरानी रख लेती हैं, एक घर की साफ सफाई और बाकी कामों के लिए और एक खाना बनाने के लिए है। लेकिन रमा जी के जाने से दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। जब घर में नौकरानियां काम करती है तो उन्हें देखना पड़ता है। भले ही रसोई में वो तुम्हारा खाना बनाएगी, लेकिन सब्जी तो उन्हें लाकर देनी पड़ेगी, जबकि वो सारे काम रमा जी खुद ही करती थी और इसमें दोनों की खूब सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। पहले तो दोनों आराम से घर को छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाते थे, लेकिन अब जब घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां तानिया को पर आ गई थी, जिसकी वजह से तानिया और दीपक में भी झगड़ा होने लगता है। रमा जी के जाने के बाद दोनों को एहसास होता है कि घर में होते हुए माँ कितने सारे काम करती थी। खैर एक बार जब इतनी बेइज्जती के साथ उन्हें घर से भगा दिया तो दोबारा उनको बुलाने की उन दोनों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इधर शालू जो कि अपना एक बहुत बड़ा बुटीक चलाती है, माँ से कहती है, माँ भाभी जब देखो तब आपको यह ताना देती है कि आप पैसे नहीं कमाते हो। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ पैसे कमाओ। जिसे सुनकर रमा जी चौंक जाती और कहती है, बेटा मैं कैसे पैसे कमाऊँगी, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मुझे नौकरी देगा। माँ भले ही आप पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन आपके पास हुनर है। आपको पता है आप कितनी अच्छी बुनाई करती हो। आपके स्वेटर देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि हाथ से बने हुए हैं। मेरे बुटीक में बहुत से लोग आते हैं, जब आपके बने हुए स्वेटर पहनकर मैं जाती हूँ तो लोग पूछते हैं, यह बुनाई मुझे भी बता दो, आप मेरे साथ बुटीक चला करो। वहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो बुनाई सीखना चाहते हैं, आप उन्हें बुनाई सिखाना, और जो बच्चे नहीं आ सकते उन्हें ऑनलाइन सिखाना, जिससे के लिए रमा जी तैयार हो जाते हैं। आज भले रमा जी की उम्र 65 से 70 के बीच में है, लेकिन जब अपने हुनर को दिखाने की बारी आई तो उनके अंदर ऐसा जोश आ गया जैसे वे अभी छोटी बच्ची हों। बेटी के साथ बुटीक जाने के लिए वह चकते हुए तैयार हो गई। बुटीक जाकर देखा तो बेटी का बुटीक बहुत बड़ा था। कम से कम 25 से 30 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। बहुत से लड़के लड़कियाँ सिलाई सीख रहे थे। एक तरफ सिलाई का काम चल रहा था, शानू अपनी माँ से सबको मिलवाती है और माँ के बुनाए हुए स्वेटर भी दिखाती है। सब रमा जी से बुनाई सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते ही देखते कुछ महीनों में रमा जी के पास 30 से 35 लड़के लड़कियाँ बुनाई सीखने लगते हैं। अब तो रमा जी भी खूब पैसे कमाने लगे और उन्हें अपनी बेटी के साथ काम करने में, पैसे कमाने में बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग ही आत्मविश्वास रमा जी के अंदर आ गया था। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि सच में वह इज्जत के साथ जी सक रही है। बहू बेटी के साथ तो हमेशा अपमान ही झेलती थी। इज्जत के साथ जीना क्या होता है यह तो उनकी बेटी ने बताया है। सब उनके हाथ में पहले महीने की पहली सैलरी आई, जो कि पूरी 18,000 थी। उसे देखकर रमा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। सालों अपनी माँ के इस भावुक क्षण में खुद भी भावुक हो जाती है। इस तरह से दोनों माँ बेटी मिलजुल कर बुटीक और बुनाई दोनों का काम खूब जोश शोर में कर रही है। दिन व दिन दोनों तरक्की कर रही है। बेटी के घर आकर रमा जी का रहन सहन, खान पीन सब कुछ बदल गया था। जहाँ वो बेटी के घर में अपने साथ दाल चावल में भी भेदभाव किया जाता था, वहीं बेटी के घर में वही खाना खाती थी जो बेटी सबके लिए बनाती थी। माँ के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदी। अब तो रमा जी देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, सुंदर तो पहले से ही थी। इधर तानिया और राकेश के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अब उनके बीच एक बच्चा भी आ गया था जो सिर्फ अभी 1 महीने का था। बच्चे को संभालने को लेकर दोनों में बहुत झगड़े होते थे।
तानिया को अपनी जॉब लोग छोड़नी पड़ी थी। तानिया और दीपक दोनों ही रमा जी की तरक्की से अनजान थे। एक दिन तानिया दीपक से कहती कि बच्चों के लिए एक आया रख लेते हैं। मैंने अपनी सहेली से बात की, वो मुझे बता रही थी उसकी जान पहचान की एक आया है जो 10,000 महीना कमा लेती है, बच्चे को अच्छे से संभाल लेंगे। दीपक चौंकते हुए कहता कि अब बच्चे को संभालने का 10,000 व्यर्थ में सिर्फ 1 महीने का पगार हो गई हो। क्या मैं इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने वाला? और तुमने भी अपनी जॉब छोड़ दी है, घर में कितने सारे खर्च बढ़ गए हैं, बच्चा भी आ गया है, उसकी भी जिम्मेदारी है। तो एक काम करो दीपक, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं बुला लेती हो? हमारे बच्चे के नैनी का भी काम कर लेंगे और हमें पैसे भी नहीं देने में पड़ेंगे। वैसे भी तुम्हारी माँ इतनी सीधी सादी है, कोई पोते का मुंह देखकर सीधा हमारे पास भागे चली आएगी, हमें उनके हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। एक काम करना, मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा, तुम बच्चे के साथ तैयार रहना, फिर हम सब शाम को शालू के घर चलेंगे और माँ को अपने साथ ले आएंगे। नहीं आएगी तो उन्हें डरा धमका कर लाएंगे। यह सुनकर तानिया को सो जाती है। शाम को दोनों लोग बच्चे को लेकर शालू के घर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि घर में न तो शालू है न ही रमा जी। फिर दोनों शालू के बुटीक पर पहुंच जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि शालू की बुटीक कोई 15 से 20 का एक कमरा होगा जहां पर वो अपनी बुटीक चला रही होगी, लेकिन वो बुटीक तो किसी शोरूम से कम नहीं था। सामने घूमने वाली कुर्सी पर रमा जी बैठी हुई थी और उनके सामने बहुत से लड़कियां बैठे हुए हैं जो उनसे बुनाई सीख रही है। माँ को इस तरह से मालिक की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर तानिया के होश उड़ जाते हैं। वह कहती है, दीपक तुम्हारी माँ को तो हुलिया ही बदल गया है, देखकर लगता ही नहीं कि ये तुम्हारी माँ है। देखो तो कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। पास में बैठी हुई शालू तानिया की बात सुन लेती है, डटकर जवाब देते हुए कहती है, हाँ भाभी, हुलिया तो बदलेगा ही, क्योंकि अब माँ तुम्हारे पास नहीं मेरे पास जो रह रही है। बहू बेटे के राज में तो सुख का कांटा हो गई थी। दीपक आखिर तरते हुए कहता है, सालो ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी भाभी से? भैया तुम तो चुप ही रहो, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ मैं चुप हो जाऊँ। आज तुम मेरे घर पे खड़ी हो और किस लिए आए हो? मैं माँ को लेने आया हूँ। तानिया दीपक और शालू को एक साथ देखकर रमा जी भी उधर आ जाती है। तानिया चालाकी दिखाते हुए 1 महीने के बच्चे को रमा जी की गोदी में देते हुए कहती है, माँ जी यह आपका पोता है, हम आपको लेने आए हैं, आप घर चलो। क्यों बेटा, अभी तक कहाँ थे जो आप मुझे अचानक से लेने आ गई हो? तुम्हें तो पता है माँ, हम दोनों नौकरी पेशा हैं, सबसे बच्चा हुआ है तब से शालू ने नौकरी छोड़ दी और हम दोनों ने सोचा था बच्चे की देख रेख के लिए आया रख लेंगे, लेकिन वहाँ तुम्हें तो पता है अनजान लोगों को अपने बच्चों को नहीं सौंप सकता। और फिर आप बच्चे की दादी हैं, आपसे अच्छा ख्याल कौन रख सकता है? आप घर चलो, पोते की आपको ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा अपनी दादी के बगैर बड़ा हो। शालू और रमा जी दोनों ही बेटे बहू के मंसूबों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। आज रमा जी हिम्मत करके बेटे के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगाती हुए कहती है, लेने में आया तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अरे मुझे तो लगा था कि तू सच में मुझसे मिलने आया है, लेकिन तू तो मुझे अपने बच्चे की आया बनाने के लिए आया है। चल निकल जा इधर से, मैं कभी भी दोबारा घर वापस नहीं आऊँगी तुम्हारे जैसे बेटे से। तो अच्छा है कि तुम्हें एक और बेटी होती। मैं तुम दोनों की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। माँ के गुस्से को देखकर दोनों डर जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने माँ के इस रूप को नहीं देखा था। उन्हें तो सीधे साधे डरने वाली माँ पसंद थी, लेकिन अब जब माँ अपने बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारा तो ताने में शक पका गई। वे माँ, मैं तो बस आपको लेने आई थी, काम पड़ा तो लेने आ गई। तुम्हारे जैसे स्वार्थी बहू को, बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। गोदी में अपने पोते को थोड़ा सा लाड दुलार
करती है और बहू बेटी दोनों को बुटीक भगा देती है। इधर तान्या भी अपनी सास के जलवे देखकर अंदर ही अंदर जली उठी जा रही है कि जिस सास को मैं हमेशा पैसे न कमाने के ताने देती थी, आज भी आराम से कुर्सी पर बैठकर बच्चों को बुनाई सिखा रही है और पैसे कमा रही है, और मैं घर पे बैठे बैठे घर के काम धाम और बच्चा संभाल रही हूँ। तभी तान्या का हाथ पकड़कर सालू उसे पहाड़ का रास्ता दिखाते हुए कहती है, भाभी पैसा कमाना आपको ही नहीं आता, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का घमंड था तो देख लो, आज मेरी माँ भी पैसे कमा रही है, इसमें कभी भी पैसे का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। तान्या और दीपक अपना समूह लेकर घर वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा सबक मिल जाता है कि वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। तान्या सास के तरक्की देखकर पूरी ज़िंदगी जलन घुटन कर रहेगी। तो दोस्तों, रमा जी ने बेटी बहू को ना अपना कर सही किया या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दिल से इजाज़त, धन्यवाद।